नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे कक्षा 6 का 7वां लेसन जल संसाधन एवं संरक्षण। जल संसाधन एवं संरक्षण। तो देखिए, जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल का उपयोग पेयजल, दैनिक घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। राजस्थान के मुख्य जल स्रोतों में झीलें, नदियां और उन पर बने बांध व नहरें, तालाब, कुएं एवं नलकूप आदि हैं। आइए इस अध्याय में हम राजस्थान के जल संसाधनों एवं अपवाह तंत्र का विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो देखिए, अपवाह तंत्र तो धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र या अपवाह प्रणाली कहते हैं। दो अपवाह क्षेत्र के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त करती है उसे जल विभाजक रेखा कहा जाता है। राजस्थान में जल विभाजक रेखा कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। तो दोस्तों मैंने आपको बता भी दिया था, सुबह आपको लेसन पढ़ाया था, उसमें बताया था मैंने। अब देखिए इधर सहायक नदियां, ऐसी छोटी छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है, सहायक नदियां कहलाती है। ये प्रश्न दोस्तों सीधा का सीधा पुलिस में यहाँ से पूछा गया था अभी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का अपवाह तंत्र। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र, तीन तरह के अपवाह तंत्र अपन पढ़ेंगे। तो पहले देखिए बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। यहाँ पर दोस्तों अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में बहने वाली मुख्यतः बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना में मिल जाती है तथा यमुना नदी गंगा में एवं अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। फिर है अरब सागर अपवाह तंत्र। अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूणी, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं इसकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। फिर है आंतरिक अपवाह तंत्र। ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए उसे आंतरिक या भूमिगत अपवाह तंत्र कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि नदियां आंतरिक अपवाह तंत्र के उदाहरण है। अब प्रमुख नदियां अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है दोस्तों चंबल नदी। यहाँ से अभी राजस्थान पुलिस में प्रश्न आया था, ठीक है, कि चंबल की सहायक नदी कौन सी है। तो देखिए, इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से। ध्यान रखना, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से। यह राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चंबल है। और एकमात्र नदी जो वर्ष भर बहने वाली नदी है। इसके अलावा दोस्तों आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान की ऐसी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली है और सबसे लंबी है? तो आपको उत्तर बताना है बनास। कौन सा बताना है? बनास। ऐसे पूछ ले राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो आपको करना है चंबल। और प्रश्न ऐसे आ जाए पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बनास है। ये आप ध्यान में रखना, शायद आगे आ भी जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। तो जिले ध्यान रखना, भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ के, फिर कोटा, फिर बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर। इन जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां तो बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती ये है। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा चंबल नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए बनास।
बनास की यदि बात करूं दोस्तों तो बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है। कहाँ से? तो बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है और यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वरम के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। और दोस्तों ये बनास नदी है, यह एक मौसमी नदी है। क्या है? मौसमी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये आ गया दोस्तों यहाँ पर, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास। इसकी लंबाई दोस्तों 480 किलोमीटर है। टोंक, सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो टोंक और सवाई माधोपुर है, ये बनास नदी के किनारे बसे हुए हैं। बनास की प्रमुख सहायक नदियां पूछ ले आपसे तो मेनाल, कोठारी, बेड़च, ये याद रखना। मेनाल, कोठारी, बेड़च बनास की सहायक नदियां हैं। और बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो राजसमंद जिले की खमनोर पहाड़ियों से होता है। कौन कौन से जिलों में बहती है? तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक। और फिर दोस्तों सवाई माधोपुर के निकट किस में मिल जाती है? चंबल में। तो बनास है, ये चंबल की सहायक नदी है, याद रखना। फिर है लूणी। तो अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती, सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। ये अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बाड़मेर के बालोतरा तक इस नदी का पानी क्या है? मीठा है। इसके बाद दोस्तों खारा हो जाता है, इसलिए इस नदी को मीठी खारी नदी भी कहते हैं। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? जोजड़ी है, बांडी है, जवाई है, मीठड़ी है, खारी है, सूकड़ी है, सागी है, गुइया है। तो ये नाम याद रखना, जोजरी, बांडी, सवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी, गुइया। और ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, लूणी नदी का पानी कहाँ तक मीठा और कहाँ से खारा हो जाता है? तो बालोतरा, बाड़मेर तक तो ये मीठा होता है, बाद में दोस्तों इसका पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। उद्गम पूछ ले आपसे तो अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से होता है इसका उद्गम। नेक्स्ट है माही नदी। तो माही नदी की यदि बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। तो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का क्या है? उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? तो सोम और जाखम है। तो माही की प्रमुख सहायक नदियां सोम, जाखम है। उद्गम मध्य प्रदेश का विंध्याचल पर्वत, राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले में बहने के बाद ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। प्रमुख सहायक सोम और जाखम। फिर है बाणगंगा नदी। तो बाणगंगा नदी दोस्तों इसका उद्गम जयपुर जिले में अरावली की बेराट पहाड़ियों से होता है। तो बाणगंगा का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली की बेराट पहाड़ियों से। इस नदी का पानी भरतपुर में घन्ना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, भरतपुर में घन्ना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है। तो पहला प्रश्न तो ये बन गया कि घन्ना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो भरतपुर में। ठीक है, नोट सवाई माधोपुर, भरतपुर। ठीक है। और बाणगंगा नदी है, ये इसको पानी देने का काम करती है। बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। फिर है घग्गर। ये ऐसे प्रश्न बना सकता है कि भरतपुर में घन्ना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान को पानी कौन सी नदी से मिलता है? तो बाणगंगा। ठीक है। फिर देखिए अंत प्रवाही नदी है ये घग्गर। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ियों से होता है। तो शिवालिक श्रेणी से होता है घग्गर का उद्गम। और उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती का अवशेष या सहायक माना जाता है। यहाँ पर दोस्तों इसको नाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाड़ी बोलते हैं हनुमानगढ़ में। अब देखिए उच्चावच एवं अपवाद अंतर। तो ये देख लीजिए दोस्तों आप एक बार, ये यहाँ लूणी नदीर, ये जवाई नदीर, सूकड़ीर, बांडीर, सागीर, खारीर। ठीक है। बनास, पश्चिमी बनास, जयसमंद झील, माही नदी, बनास नदी, खारी नदी, सांबर झील, कांतली नदी, ये सीकर के आसपास। ठीक है। बाणगंगा नदी, मोरेल नदी, पार्वती नदी, चंबल नदी। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है। अब है राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। दोस्तों नदी घाटी परियोजनाएं अपने रीट में लगता भी है नदी घाटी परियोजनाएं। तो देखिए
तो नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए इन्हें क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। राजस्थान में चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बिशुलपुर परियोजना एवं सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। फिर है चंबल परियोजना, तो यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो ध्यान रखना, चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। चंबल नदी है दोस्तों, इस पर 4 बांध बनाए गए हैं। पहला बांध जो गांधी सागर बांध है ये मध्य प्रदेश में है, बाकी जो 3 बांध है वो राजस्थान में है। तो देखिए इसके अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। इनमें से गांधी सागर है ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध एवं कोटा जिले में जवाहर सागर व कोटा बैराज स्थित है। तो राणा प्रताप सागर बांध पूछ लेना आपसे, आपको ये तो पता ही रहता है कि गांधी सागर बांध तो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। आप गच्चा कहाँ खाते हो? चक्कर कहाँ पड़ता है आपके? राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध इनमें पड़ता है। ठीक है। तो जवाहर सागर और कोटा बैराज है कोटा में। कहाँ है? कोटा में। जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध दोनों के दोनों कोटा में। और राणा प्रताप सागर बांध है ये चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। तो राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में। देखिए दोस्तों राणा शब्द है ना, ऐसे लगता है ना जैसे चित्तौड़गढ़ के साथ मेल खा रहा हो, तो ये मेल खा रहा हो ऐसे दिमाग में रखना। तो राणा प्रताप सागर है ये चित्तौड़गढ़ में है, और ये जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध ये कोटा में है। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती है। तो ये राणा प्रताप सागर बांध की फोटो दे रखी है इधर, ये माही बजाज सागर की फोटो दे रखी है। अब देखिए माही बजाज सागर परियोजना, यह बांसवाड़ा में माही नदी पर स्थित परियोजना है। यह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। तो माही परियोजना है, माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। पहली बात तो ये याद रखना, और इससे दोस्तों इन दोनों राज्यों को लाभ होता है। फिर है यानी इस परियोजना से, फिर है बिशुलपुर परियोजना। तो राजस्थान के टोंक जिले के टोडा राय सिंह नगर के पास बिशुलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य के लिए इस परियोजना का निर्माण किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बिशुलपुर परियोजना टोंक में है। इस परियोजना से राजस्थान के जयपुर, अजमेर, टोंक आदि क्षेत्रों को पेयजल की आपूर्ति होती है। तो वो सीधा ऐसे पूछ लेना कि अजमेर को पेयजल की आपूर्ति होती है, वो 4 ऑप्शन दे दे तो बिशुलपुर परियोजना। जयपुर को पेयजल की मतलब आपूर्ति होती है, वो 4 नाम दे देगा तो अपन को बिशुलपुर करना। टोंक दे दे तो टोंक को भी बिशुलपुर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए सरदार सरोवर परियोजना। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। तो याद रखना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। तो 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है और सरदार सरोवर परियोजना है ये नर्मदा नदी के ऊपर है। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर, गुजरात में। ठीक है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर, जालौर में सिंचाई एवं पेयजल की आपूर्ति होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है इसके अतिरिक्त राज्य में पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना बनाई गई है। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम, कमला, अंबा परियोजना बनाई गई है। उदयपुर जिले में मानसी वाक्कल परियोजना तथा प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना। तो ध्यान रखना दोस्तों, सीधा सीधा पूछ लेता है जवाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो पाली। सोम कमला अंबा परियोजना का संबंध किससे है? तो डूंगरपुर। मानसी वाक्कल का संबंध किससे है? तो उदयपुर। जाखम परियोजना का संबंध किससे है? तो प्रतापगढ़। तो ये ध्यान रखना, जल संरक्षण के आधुनिक तरीका में बांध बनाना सबसे क्या है? प्रमुख है। ठीक है। अब देखिए राजस्थान में प्रमुख झीलें एवं जल संचयन। तो राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोतों जैसे कुएं, बावड़ियां, जोहड़,
टांके, खंडीन आदि पाए जाते हैं। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संचयन और जल संरक्षण के लिए के कई उपाय किए थे। उदयपुर में 14वीं से 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यों द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया। यहाँ के राणाओं ने पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जनाना सागर आदि झीलों का समय समय पर निर्माण करवाया और नहरें बनाकर आपस में जोड़ दिया। इससे वर्षा ऋतु में जल एक के बाद दूसरी झील में स्थानांतरित हो जाता। इन सभी झीलों के कारण ही उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। फिर देखिए, जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने 1687 से 1691 तक गोमती नदी पर करवाया। तो दोस्तों, जयसमंद झील का निर्माण किस नदी के पानी को रोककर किया था जय सिंह ने? तो दोस्तों, गोमती नदी। याद रखना, यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित झील जयसमंद झील है उदयपुर। ये उदयपुर में है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। अन्ना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है, ठीक है। तो अन्ना सागर झील है, ये अजमेर की प्रसिद्ध झील है। नेक्स्ट है, सिरोही के माउंट आबू में स्थित नक्की झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। राजसमंद जिले में राजसमंद झील प्रसिद्ध है, जिसके उत्तरी भाग को नौ चौकी भी कहा जाता है, ठीक है। नौ चौकी पाल। इसके अतिरिक्त जोधपुर में बाड़समंद, तो पूछा जा सकता है बाड़समंद झील का संबंध है तो जोधपुर से। कायलाना एवं उमेद सागर, ठीक है। और जैसलमेर में गढ़सीसर, और डूंगरपुर में गेप सागर, बीकानेर में कोलायत। ये गेप सागर झील दोस्तों वही है जहाँ काली बाई थी, उसकी क्या लगी हुई है? प्रतिमा लगी हुई है, ठीक है, गेप सागर झील। नेक्स्ट देखिए, अलवर में सिलीसेड आदि अन्य झीलें भी राज्य में महत्वपूर्ण जल संसाधन है। नेक्स्ट देखिए, राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त जयपुर, अजमेर, नागौर के मध्य सांबर झील, बाड़मेर में पंचभद्रा, नागौर में डीडवाना, बीकानेर में लूणकनसर, जैसलमेर में पोखरण, जोधपुर में फड़ौदी आदि खारी पानी की झीलें भी है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप, इधर ये नक्शा दे रखा है उदयपुर का, झीलों की नगरी उदयपुर। देखिए, झीलों को जोड़ने हेतु सेतु, देखिए गोवर्धन सागर पिछोला पर, पिछोला दूध तलाई, पिछोला अमरकुंड, पिछोला कुम्हारिया तालाब रंग सागर, अमरकुंड रंग सागर स्वरूप सागर फतेह सागर है। इस तरह से इनको जोड़ा गया दोस्तों आपस में, ठीक है। फिर है जल संरक्षण। तो जल संरक्षण दोस्तों हमारा दायित्व है और जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें जलाशयों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट नहीं डालने चाहिए। पेयजल स्रोत के निकट स्नान आदि नहीं करना चाहिए। इनके साथ साथ जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियों के प्रयोग, वृक्षारोपण में वृद्धि, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग, जल का पुनः उपयोग आदि प्रयत्नों से जल का संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से जल को नहरों के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुंचाकर जनजीवन में उद्योगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्तमान में रूफटॉप जल संचयन और वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक बहुत प्रचलित है। रूफटॉप जल संचयन विधि में घर की छत पर गिरे पानी को नीचे दोस्तों कोई कुंड या टांका बना करके क्या कर लिया जाता है? एकत्रित कर लिया जाता है। और वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय में यहाँ के निवासी टांका, खंडीन, जोहड़ आदि का निर्माण कर जल का संग्रहण एवं संरक्षण करते थे।
अब देखिए दोस्तों, भूगर्भिक का मतलब होता है भूमि के अंदर, अपवाह का मतलब होता है नदी द्वारा बहना, टांका का मतलब होता है पश्चिम राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना। खंडीन क्या है? पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना। जोहड़ क्या है? वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना। संरक्षण क्या है? सुरक्षा या रख रखाव। तो ये था दोस्तों आज का अपना लेसन। ठीक है, दो निचले प्रश्न है दोस्तों। एक तो है बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। अपन ने ऊपर पढ़ा था कि कौन सी बनास की कौन कौन सी नदियां सहायक है, तो आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। दूसरा देखिए, माई बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई, तो इसका भी आपको जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। इन दोनों प्रश्नों के आज उत्तर आप दोगे। और कल दोस्तों अपन पढ़ेंगे लेसन 8वां, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र है।